हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन जियोग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं जर्मन स्कूल ऑफ थॉट की। और जैसा कि हमने देखा था कि जर्मन स्कूल ऑफ थॉट को हम तीन फेज में बांट कर पढ़ते हैं। पहला हमने पढ़ा था प्री क्लासिकल पीरियड, उसके बाद हमने पढ़ा क्लासिकल पीरियड। आज हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट क्लासिकल पीरियड में कि पोस्ट क्लासिकल पीरियड में कौन कौन से विद्वान आते हैं और उनका ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन क्या है। तो आइए देखते हैं पोस्ट क्लासिकल पीरियड यानी जर्मन थॉट में। ठीक है, जर्मन स्कूल ऑफ थॉट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोस्ट क्लासिकल पीरियड। पोस्ट क्लासिकल पीरियड, ठीक है। तो पोस्ट क्लासिकल पीरियड में जो पहले विद्वान हुए उनका था ऑस्कर पेसेल। क्या नाम था? ऑस्कर पेसेल। पोस्ट क्लासिकल पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज्योग्राफिकल का जो ऑर्डर है वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें जो भी ज्योग्राफर लिखा गया है वो ऑर्डर से लिखा गया है। आपको क्रम भी याद रखना है क्योंकि हर साल क्रम पूछता है और इस बार भी पूछने का एकदम पूरा का पूरा चांस है। तो ऑस्कर पेसेल के जो महत्वपूर्ण कृति है, महत्वपूर्ण पुस्तक है, वो कौन सा है? दास आइलैंड। क्या है? दास आइलैंड। ठीक है, तो दास आइलैंड लिखा है, तो ऑफलैंड या आइलैंड्स को जो भी पढ़िए। ठीक है, तो दास आइलैंड किसकी पुस्तक है? दास आइलैंड है आपकी ऑस्कर पेसेल की है। इनकी जो दूसरी महत्वपूर्ण कृति है, पुस्तक है, वो हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी है। क्या है? हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी। ये भी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, ये प्रोपाउंडर ऑफ मॉडर्न फिजिकल ज्योग्राफी, यानी जो मॉडर्न फिजिकल ज्योग्राफी है, ठीक है, उसके क्या है? ये प्रोपाउंडर है यानी प्रतिपादक है। ये भी बात आपको क्या करनी है? याद रखनी है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरे महत्वपूर्ण विद्वान कौन है। वो है वॉन रिस्थोपेन। कौन है? वॉन रिस्थोपेन। ठीक है, तो वॉन रिस्थोपेन क्या है? इन्होंने ज्योग्राफी को कहा था कोरोलॉजिकल साइंस। क्या बोला था? कोरोलॉजिकल साइंस। किसको? ज्योग्राफी को। कोरोलॉजिकल साइंस का मतलब हुआ कि जो आपका भूगोल है, ठीक है, वो क्या है? उसमें काफी क्षेत्रीय भिन्नता है। ठीक है, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से किस प्रकार भिन्न है उसी को बोला जाता है कोरोलॉजिकल, उसी को बोला जाता है कोरोलॉजिकल। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि ज्योग्राफी को बोला था कोरोलॉजिकल साइंस। ठीक है, और इनकी जो दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है ज्योग्राफी ऑफ चाइना, यानी चाइना का भूगोल। ये पुस्तक किसने लिखी? वान रिच थोपेन ने लिखा था। और जो लोएस है आपका, जो लोएस, ठीक है, लोएस हमने देखा था महत्वपूर्ण क्या है? लैंडफॉर्म, जो कि किससे बनता है? विंड के डिपोजिशन से बनता है। तो लोएस के बारे में पहले जो जानकारी दी थी वो किसने दी थी? वो दी थी आपके वान रिchthofen ने। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगले जो महत्वपूर्ण भूगोलविद हैं फ्रेडरिक रेडजल, जिसे फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी भी कहा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी मानव भूगोल का पिता। इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो है क्या? एंथ्रोपोजियोग्राफी, जो कि कितने वॉल्यूम में? 2 खंडों में आई थी। पहला खंड आया था 1882 में और दूसरा खंड आया था 1891 में। तो रेडजल के बारे में जो भी बातें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं, एज इट इज आपको याद रखना है, समझ के याद रखना है। ये एग्जाम में जरूर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो रेडजल को फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण कृति है वो क्या है? एंथ्रोपोजियोग्राफी, जो कि 2 खंडों में आई। पहला खंड आया 1882 में, दूसरा 1891 में। जो इनकी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कृति है वो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल। ठीक है, वो भी क्या है? पहली बार प्रकाशित हुई थी, 2 खंडों में प्रकाशित हुई। पहली बार 18 और दूसरा क्या? 1903 में। ये 2 बार में आए थे। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। तीसरी पुस्तक जिनकी महत्वपूर्ण है वो है स्टेट, ट्रेड एंड वार ज्योग्राफी, यानी राज्य, व्यापार और युद्ध का भूगोल। इस नाम से इन्होंने क्या किया था? एक पुस्तक की रचना की थी। तो इतनी पुस्तकें जो आपको बताई गई हैं वो क्या करना है? आपको याद रखना है। ये आपके एग्जाम में क्या है? पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इन्होंने क्या दिया था? ऑर्गेनिक स्टेट थियरी। इसी ऑर्गेनिक स्टेट थियरी जिसे हम बोलते हैं लेवेंसराम, ये वास्तव में दोनों एक कंसेप्ट है। ये दोनों एक ही कंसेप्ट है, राज्य का जैविक सिद्धांत, या जिसको बोलते हैं लेवेंसराम का कंसेप्ट कहिए या कहिए ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ थियरी, यानी राज्य का जैविक सिद्धांत किसने दिया या लेवेंसराम का कंसेप्ट किसने दिया? तो किसने दिया था? ये दिया था आपके फ्रेडरिक रेडजल महोदय ने। राज्य का जैविक सिद्धांत क्या होता है, आइए हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ये बात कब की चल रही है? ये बात चल रही है 16वीं 17वीं शताब्दी की। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा
कि प्रकृति में ठहराव मना है। ठहराव मतलब स्टॉप कर जाना, वो मना है। इन्होंने ये बताया कि जैसे कोई जीव है वो हमेशा अपना क्या करता रहता है, विकास करता रहता है, और जो भी विकास का पहिया जिसको बोल सकते हो, या विकास में पीछे रह जाएगा या रुक जाएगा, समझ लो वो क्या हो गया, मर गया। मरने का सेंस का मतलब ये नहीं हुआ कि उसकी डेथ हो गई, मतलब कहने का मतलब जैसे आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है, लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपका प्रोग्रेस रुक जाता है तो आप एक मरे हुए के समान है। तो इन्होंने बताया कि जिस प्रकार जो जीव है वो लगातार प्रोग्रेस करता रहता है, प्रगतिशील रहता है, उसी प्रकार जो राज्य है, राज्य को हमेशा क्या करना चाहिए, प्रोग्रेसिव रहना चाहिए, प्रगतिशील रहना चाहिए, अपने राज्य का हमेशा क्या करना चाहिए, विस्तार करते रहना चाहिए। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी आपकी रेडजल महोदय ने, ठीक है। तो जैसे प्रोग्रेस का मतलब क्या है, आज हम प्रोग्रेस, हमने कहा कि उत्तर प्रदेश का, भारत का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो विकास को किस संदर्भ में लेते हैं, जीडीपी के रूप में लेंगे, पर कैपिटा इनकम के रूप में लेंगे, रोजगार के रूप में लेंगे, इंडस्ट्री कितनी लगी हुई है। लेकिन आप 15वीं 16वीं शताब्दी में जो प्रोग्रेस का मतलब था वो थोड़ा सा इससे ज्यादा क्षेत्रफल पे अपना अधिकार कर लेगा, वो राज्य कितना है उतना ही स्थिर माना जाएगा, उतना ही क्या माना जाएगा, स्ट्रांग माना जाएगा। क्या माना जाएगा, स्ट्रांग माना जाएगा। हमने आपको थॉट पढ़ाते समय बताया था कि जो विचार होते हैं उससे व्यक्ति प्रभावित होता है और उसी के अनुसार वो क्या करने लगता है, निर्णय लेने लगता है। तो जो इन्होंने राज्य का क्या कि राज्य को एक जीव की बात क्या करना चाहिए, अपना विस्तार करना चाहिए। विस्तार करने के लिए अगर उसे जो छोटे छोटे राज्य हैं या कोई भी राज्य उस पर आक्रमण करके उसकी जमीन ले ली जाती है, अधिपत्य कर लिया जाता है, तो उसमें किसी भी प्रकार की बुराई नहीं है। आप समझ सकते हैं कि इन्होंने कैसा विचार दिया, कि इन्होंने कहा कि राज्य यानी जो शासक है उसको क्या करना चाहिए, अपने स्टेट का विस्तार करना चाहिए, प्रोग्रेस करना चाहिए, ठीक है। उसके लिए अगर उसके छोटे राज्यों को हड़पना पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इनके विचारों से ही प्रभावित होकर कौन तृतीय विश्व युद्ध करा दिया। क्या करा दिया, तृतीय विश्व युद्ध करा दिया था। वो इनके विचारों से काफी क्या हो गया था, प्रभावित हो गया था, और राजनीतिक भूगोल में इनके विचारों को काफी देशों ने क्या किया, ग्रहण किया और इनके अकॉर्डिंग क्या किया, काम किया। तो आप सोच सकते हैं कि एक छोटा सा विचार इन्होंने क्या बताया कि राज्य को एक जीव की बात होना चाहिए, जिसे सदा क्या करना चाहिए, प्रोग्रेस करना चाहिए। अगर वो प्रोग्रेस नहीं करेगा तो वो मर जाएगा, ठीक है। मरने का इन द सेंस कि वो उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। और उसी को फॉलो करके हिटलर ने क्या किया, द्वितीय विश्व युद्ध करा दिया। तो आप देख सकते हैं कि छोटे से विचार से कितनी बड़ी घटना हो सकती है। तो बस यही राज्य का जैविक सिद्धांत है, जिसे लेबेंसराम कहा गया। लेबेंसराम का मतलब होता है निवास स्थल, ठीक है। क्या होता है, निवास स्थल। तो दोनों बात एक ही है, ठीक है। दूसरी बात, ये डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच को मानते थे, यानी नियतवादी विचारधारा को मानते हैं। नियतवादी क्या होता है, हम लोगों ने उसमें अच्छे से पढ़ा था कि ये कैसे नियतवादी थे, ठीक है। उनकी जो शिष्या थी, इनकी शिष्या का क्या नाम था, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कि इनकी शिष्या का क्या नाम था। और ये टेरेस्ट्रियल यूनिटी में विश्वास करते थे। टेरेस्ट्रियल यूनिटी का मतलब होता है सार्वभौमिक एकता, या सार्वभौमिक एकता होता है। सार्वभौमिक एकता का मतलब ये कहते थे कि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज क्या है, एकल नहीं है, अलग नहीं है, किसी का खुद का एग्जिस्टेंस नहीं है, बल्कि सारी चीजें क्या हैं, यानी कोई स्वतंत्र अपने आप में अलग या स्वतंत्र नहीं है, बल्कि प्रकृति के जितने भी तत्व हैं वो मानव से जुड़े हुए हैं। मानव के जितने भी तत्व हैं प्रकृति से जुड़े हुए हैं, यानी सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, ठीक है। और उसी को क्या बोला गया, टेरेस्ट्रियल यूनिटी बोला गया। क्या बोला गया, टेरेस्ट्रियल यूनिटी। तो इतनी बात आपको रेडजल के क्या है, रेडजल के बारे में जाननी है, ठीक है। राज्य का जैविक सिद्धांत क्या होता है, लेबेंसराम क्या होता है, ये सारी बातें आपको क्या करनी है, जाननी है, ठीक है। आगे एक विद्वान है अल्फ्रेड हेटनर, ठीक है। हेटनर ने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट आर एरियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। यानी एरियल यानी क्षेत्रीय भिन्नता का सिद्धांत उन्होंने दिया था। क्षेत्रीय भिन्नता वही कोरोलॉजिकल साइंस ही होता है कि कोई जो ज्योग्राफी में हम किसकी स्टडी करते हैं, स्पेशियल वेरिएशन की, कि कोई एक स्थान दूसरे स्थान से जलवायविक रूप में तो जो है उसकी मिट्टी के रूप में देखा जाए, वनस्पतियों के रूप में, जीविकोपार्जन में जो हम कार्य करें उसके रूप में क्या है, एक दूसरे से कैसे भिन्न है, क्यों भिन्न है, इसी की तो स्टडी हम लोग ज्योग्राफी में करते हैं। क्योंकि ज्योग्राफी का परिभाषा है कि ये क्या है, कि स्पेशियल वेरिएशन होता है, उसी की क्या करता है, टाइम के डिफरेंस में स्टडी करता है। तो कंसेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन का मतलब यही हुआ कि एक स्थान दूसरे स्थान से कैसे भिन्न है, उसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी, अल्फ्रेड हेटनर ने ये कंसेप्ट दिया था। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है,
ठीक है। इन्होंने भूगोल में एक दूसरा कंसेप्ट दिया। इन्होंने भूगोल क्या क्या बताया कि भूगोल क्या है, इडियोग्राफिक है। भूगोल में एक कंसेप्ट और चला इडियोग्राफिक नोमोथेटिक का। तो ये कहते थे कि भूगोल इडियोग्राफिक है, यानी जो भूगोल का अध्ययन करना चाहिए वो किस तरह करना चाहिए, रीजनल स्टडी करनी चाहिए। रीजनल स्टडी क्या होती है आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो ये भी जानिए कि इन्होंने भूगोल को क्या माना है, इडियोग्राफी माना है। क्या माना है, इडियोग्राफी माना है। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं कुछ और विद्वानों को। आगे देखते हैं अल्ब्रेक्ट पेंक को, इनको शॉर्टकट में बोलते हैं। ये क्या थे, ये डब्ल्यू पेंक के पिताजी थे। क्या थे, डब्ल्यू पेंक के पिताजी थे। आगे हम देखेंगे। तो ए पेंक थे, इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है द आल्प्स इन द आइस एज। 1910 में इन्होंने किताब लिखी द आल्प्स इन द आइस एज। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इसके बाद कौन आए, इसके बाद आए डब्ल्यू पेंक। डब्ल्यू पेंक जैसे कि बताए थे किसके बेटे हुए, अल्बर्ट पेंक के बेटे हुए। ठीक है, या डब्ल्यू पेंक के पिता कौन थे, तो इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने जियोमॉर्फोलॉजिकल सिस्टम दिया था। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजिकल सिस्टम दिया था। भौगोलिक तंत्र नामक इन्होंने क्या दिया था, कंसेप्ट दिया था, भूभौगोलिक तंत्र यानी जियोमॉर्फोलॉजिकल सिस्टम दिया था। ठीक है, इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके बाद एक विद्वान आते हैं कार्ल हाउसहोफर। ठीक है, इन्होंने अपने राजनीतिक भूगोल में काफी क्या किया था, कार्य किया था। इसको भी आपको जानने रहना है। इसके बाद आए वाल्टर क्रिस्टालर आए। क्या है, वाल्टर क्रिस्टालर। ठीक है, क्रिस्टालर का सबसे बड़ा योगदान है कि इन्होंने सेंट्रल प्लेस थियरी दिया था, केंद्रीय स्थल सिद्धांत 1933 में। तो आप लोग केवल यहाँ इतना जानिए कि केंद्रीय स्थल का सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था, क्रिस्टालर महोदय। क्या होता है इसको अच्छे से हम लोग किसमें देखेंगे, अर्बन ज्योग्राफी में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आए एक विद्वान ऑटो सलुटर। क्या नाम था इनका, क्या माना जाता है, फादर ऑफ सेटलमेंट जियोग्राफी। क्या माना जाता है, फादर ऑफ सेटलमेंट जियोग्राफी, यानी अधिवास भूगोल का पिता किसको माना जाता है, ओटो सलुटर को। ओटो सलुटर को बाद एक विद्वान कौन आते हैं, एक विद्वान आते हैं कार्ल टॉल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि जो ये कार्ल टॉल थे ये कौन थे, ये सबसे ये भी एक क्या थे, महत्वपूर्ण भूगोलविद्या थे। किसके, आपके ये पोस्ट क्लासिकल पीरियड यानी जर्मनी के ये सब हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सीक्वेंस जो भी बताया गया है, पहले कौन आए, ठीक है, ऑस्कर पेसेल आए, रिस्थोफेन आए, रेजल आए, हेफनर आए, ट्रॉल आए, जो भी आए आपको ये क्रम याद रखना है। ये भी आपसे एग्जाम में कई बार क्या है, पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपने वीडियो में। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि लोगों को इसका फायदा मिले। और जो भी आप यहाँ बताया जा रहा है, अगर आप हमारे साथ मिलकर पढ़ते हैं तो आप अच्छा कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ द लक।